हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता है कि मैं इश्यूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ ये टॉपिक मैंने प्रीवियसली वीडियो में कराया, लिंक दे दूँगी यहीं कहीं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ हम देख लेते हैं इसी टॉपिक का जो भी कंटिन्यू पार्ट है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, जो भी इश्यूज़ हैं और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुझे लगता है एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो चीज़ बता देती हूँ। तो एज अ इंट्रोडक्शन, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो नाम पे ही अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, नाम से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम यानी न्यूनतम है, यानी एक मिनिमम रेंज जैसे रहता है ना उस तरह से। सपोर्ट यानी कि फार्मर को उससे हेल्प मिल रहा है, प्राइस यानी उसकी एक न्यूनतम बोल सकते हैं हम वैल्यू या ठीक है प्राइस जो कि फार्मर को पे किया जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ये न्यूनतम वैल्यू या न्यूनतम मूल्य दर होता है जो सरकार के द्वारा फार्मर को दिया जाता है उनके जो फूड ग्रेन है उसके बिहाफ में। जब वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है, फार्मर फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर लेते हैं, देन वो अपने फूड ग्रेन को सरकार को बेचते हैं। सरकार जो पहले से ही जब उन्होंने सोइंग नहीं की थी किसानों ने, उस टाइम पे ही निर्धारित हो चुका था कि इस क्रॉप का, चाहे वो क्रॉप इतना यूज़फुल हो और ना हो, बट जो भी निर्धारित मूल्य है उस पर सरकार वो क्रॉप खरीदेगी। तो उस निर्धारित मूल्य पे सरकार जो है वो फूड ग्रेन क्रॉप को खरीदती है। तो ये एमएसपी है। इससे क्या होता है, सेकेंड लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा चीज़। इसमें ये एक फार्मर को एक एश्योरेंस मिल जाता है, उनको एक मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं वो कि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी जो भी वो फूड ग्रेन लगा रहे हैं वो क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो एक स्टैंडर्ड लेवल से नीचे नहीं गिरेगा। यानी क्योंकि सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, मान लीजिए राइस का 2500 निर्धारित कर दिया गया है, तो किसान को ये तो संतुष्टि है ना कि मार्केट में मान लीजिए अगर 1400 चले गया, नीचे चले गया राइस का जो कीमत है वो, ठीक है, धान का पैडी का कीमत नीचे चली गया, बट जो सरकार है उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि ये 2500 में खरीदेंगे। तो भले मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, बट सरकार के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था उस पर वो सरकार को बेचेंगी, ठीक है। तो उनको एक एश्योरेंस मिल जाता है कि देयर रियलाइजेशन फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल नॉट फॉल बिलो द स्टैंडर्ड प्राइस। तो इससे फार्मर्स को एक एश्योरेंस मिलता है कि जो भी उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड या स्टेटेड जो प्राइस है जो कि बोला गया है पहले से, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो ये हो गया, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इट ऑफर एन एश्योरेंस टू फार्मर दैट देयर रियलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे विल नॉट फॉल बिलो द स्टेटेड प्राइस। नाउ सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि एमएसपी का क्या बेनिफिट है या क्या उसके फ़ायदे हैं, ठीक, या क्या लाभ है उसका। तो सबसे पहला है कि इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक फूड क्रॉप विच इज़ शॉर्ट सप्लाई। इससे क्या होता है, क्योंकि पहले से ही निर्धारित कर दिया रहता है मतलब गवर्नमेंट के थ्रू प्राइस फूड ग्रेन का, तो उससे जो भी आपका स्पेसिफिक फूड है उनका इंसेंटिवाइज क्या होता है, या हम बोल सकते हैं उनका इंटेंसिव रूप से प्रोडक्शन होता है, जो कि मे बी शॉर्ट सप्लाई हो सकता था अगर फार्मर मतलब गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित ना किया जाता वो मूल्य, क्योंकि वो मार्केट में हो सकता है कि उस क्रॉप की उतनी वैल्यू ना हो, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित प्राइस अच्छा है तो फार्मर उसको लगाना चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाते एग्जांपल से, राइस ही लगाते हैं मोस्टली फार्मर, राइस वीट, क्योंकि उनका न्यूनतम मूल्य जो है वो एक रेंज पे निर्धारित रहता है जो कि फार्मर्स को सही लगता होगा, इसलिए वो राइस लगाते हैं। बट अगर पल्सेस का न्यूनतम मूल्य जो भी है एमएसपी वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो फार्मर जो हैं, जो कि जो आपको पता है कि पल्सेस की शॉर्ट सप्लाई रहती है, बहुत हाईली, कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है, कॉस्ट बहुत हाई चले जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा निर्धारित कर दिया जाए तो फार्मर्स उस क्रॉप की ओर ध्यान देंगे, उस क्रॉप को ग्रो करेंगे, बिकॉज उनको उसकी वैल्यू मिलेगी अच्छी। तो इस तरह से दिस इज़ स्पेसिफिक फूड क्रॉप विच इज़ शॉर्ट सप्लाई। The second one is that protect a farmer
फ्रॉम एनी शार्प फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जो मैंने भी पॉइंट बोला कि मार्केट में मान लीजिए राइस का प्राइस बहुत नीचे चले गया, बट जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित प्राइस है, गवर्नमेंट तो खरीदेगी, चाहे जो भी आपके मार्केट वाले लोग खरीदें और ना खरीदें, ठीक है। तो ये है यहाँ पर ना, ensure that the country agricultural output responds to the changing need of its consumers। ये भी इंश्योर करता है कि कोई पार्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर कंट्री है तो उनका जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर्स की जो चेंज, आपको पता है कंज्यूमर्स की यानी जो भी उपभोक्ता हैं, जो जैसे हम उपभोक्ता हैं, हम उपभोग कर रहे हैं जो भी फार्मर के द्वारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है उसको, हमारी चीज़ें, हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें चेंज होते जाती समय समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी मतलब अगर न्यूनतम मूल्य निर्धारित रहता है तो फार्मर चेंज कर करके नीड के अकॉर्डिंग क्रॉप लगाएंगे, तो इससे ये कंट्री का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट रिस्पॉन्ड है वो भी क्या होता है, इंश्योर होता है। जैसे कि द गवर्नमेंट हाइक द MSP ऑफ पल्सेस टू एक्सपेंड द सोइंग ऑफ पल्सेस। मैंने जब को बताया, अगर एक्सपेंड कर देगा, बढ़ा देगा दलहनी क्रॉप्स के MSP को, तो किसानों का ध्यान थोड़ा जाएगा उसकी ओर। किसान राइस तो लगाना ही है, मैं नहीं बोल रहे हूँ कि राइस ना लगाएं, बट पल्सेस को क्रॉप आपको पता है कि प्रोटीन बहुत होता है पल्सेस क्रॉप्स में और हमारे हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मर्स का ध्यान उस ओर जाएगा और वो पल्सेस क्रॉप्स को भी इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितना वो सीरियल क्रॉप्स को दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। And higher farm profits will encourage the farmer to spend more on input technology etc। अगर प्रॉफिट मिलेगा, यानी मान लीजिए उन्होंने पल्सेस लगाया इस बार, बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेंड MSP था पल्सेस पे, तो उनको प्रॉफिट हुआ एज़ कम्पेयर टू द सीरियल क्रॉप, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो फार्मर इनकरेज होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लगाएंगे, मे बी वो मिक्स क्रॉपिंग करने लगे, मे बी वो इंटर क्रॉपिंग करने लगे, यानी मोर देन वन क्रॉप अपने फार्म में लेने लगेंगे। तो ये एक उनको बढ़ावा मिलेगा इससे, और इससे हमको भी लाभ होगा क्योंकि हम फूड ग्रेन का शॉर्टेज जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा जो भी आपको पता है अनवांटेड जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइस में, मार्केट आपको पता है ऊपर नीचे होता है, कभी किसी चीज़ का प्राइस बहुत हाईएस्ट हो जाता है, कभी बहुत लोएस्ट रहता है। लाइक टोमेटो कभी बहुत 10 रुपीज़ पर केजी मिलते हैं, कभी वही टोमेटो 50 रुपीज़ पर केजी हो जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो इससे फार्मर्स को बचाव हो जाता है क्योंकि सरकार द्वारा प्री जो डिसाइडेड रेट है उस पर वो चीज़ बिकेगी। सो प्रोवोक्ड बाय द इंटरनेशनल लेवल प्राइस वेरिएशन। नाउ अभी हमने बेनिफिट्स देख लिया, अब देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि आपको पता है कि इंडिया का या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी हम बात करें अगर तो, बट अभी हम यहाँ पे इंडिया का देख रहे हैं तो हाफ जो भी इंडिया का पॉपुलेशन है, मतलब मैं आधा से भी ज़्यादा बोल रही हूँ, टोटली उनका जो जीवन है या लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पे निर्धारित होता है। सो फार्मिंग जो है, ये खेती जो होता है, ये एक बिज़नेस जैसा ही है, एक बिज़नेस भी है बट एक वेरी रिस्की बिजनेस है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप फिर फार्मिंग करें, क्योंकि इसमें रिस्क इस तरह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए मानसून पे, और मानसून इज़ मतलब प्री डिसाइडेड नहीं हो, मतलब बेसिकली डिसाइडेड नहीं होता है, प्री डिसाइडेड नहीं होता मानसून, अनइवन होता है डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का। और आजकल तो जैसा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो फिर बहुत ही बुरी कंडीशन है, ठीक है। सो इट इज़ अ रिस्की बिजनेस विद द फार्मर्स इनकम डिपेंड ऑन द वेजरीज ऑफ वेदर एंड एज वेल एज द लोकल एंड इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड। सबसे पहली चीज़ तो मानसून है, मानसून अच्छा है, इरिगेशन अच्छा होगा तो क्रॉप अच्छा होगा। और मान लीजिए इरिगेशन भी अच्छा हुआ, पानी गिरा, सब चीज़ अच्छा है, बट प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, अच्छे प्राइस नहीं मिल पा रहे फार्मर्स को, या लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड ना रही वस्तु की ना, तो ये सारी चीज़ें एक रिस्क है। तो ये फार्मर एक रिस्क लेकर खेती करता है, तो हमको वैल्यू करनी चाहिए उस चीज़ की। Now the MSP shields farmer to an extent from the such risk
बाय द उनको गारंटी मिलती है अ फ्लोर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। ये जो मैंने बोला वही पॉइंट है। टू अचीव फूड सिक्योरिटी एंड टैकल द शॉर्टेज ऑफ की फूड आइटम्स। अब ऑब्वियस सी बात है, फार्मर्स मैंने जो वैसे बताया मोर देन वन क्रॉप लगाने लगेंगे तो उससे क्या होगा, हमको प्रोटीन और जो भी विटामिन्स हैं, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है एज अ ह्यूमन बॉडी के रूप में, वो भी फुलफ़िल होगा और जो शॉर्टेज है फूड ग्रेन का वो भी फुलफ़िल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस MSP प्राइस जो कि पहले से डिसाइडेड था। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें माइंड में क्लिक हो जाए। नाउ फोर्थ इज द सम फैक्ट्स, कुछ और अदर फैक्ट्स हम देख लेते हैं। MSP जो रहता है दे आर यूजुअली अनाउंस्ड एट अ बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। मैंने पहले आपको बताया जब क्रॉप की सोइंग भी नहीं हुई रहती, यानी क्रॉप को हम लगाए, सीड को हमने लगाया ही नहीं है अपने फील्ड में, हमको पता ही नहीं है कि अभी हम कौन सा क्रॉप लेने वाले हैं, उससे पहले ही सभी क्रॉप्स की, एग्रीकल्चरल जो मेनली क्रॉप्स हैं उनकी MSP निर्धारित हो चुकी रहती है। ऑन दोज बेसिस हम क्रॉप का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। MSP इज़ रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, MSP किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, तो दैट कभी कभी CACP का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। CACP जो है इट इज़ अ कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कॉस्ट एंड प्राइसेस है उसका एक कमीशन होता है, उसके द्वारा MSC रिकमेंड किया जाता है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव MSP। ठीक है, रिकमेंड करने के बाद अप्रूव कैबिनेट कमेटी जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स पे होती हैं वो अप्रूव करता है MSP को। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि होता है FCI, दे प्रोक्योर फूड ग्रेन अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा अगर FCI का एग्जाम दे रहे हैं तो। ना फिफ्थ कुछ कंसर्न एंड चैलेंजेस हैं जो कि हमारे इश्यूज बोल सकते हैं हम उसको। सबसे पहली चीज़ कि शार्प एंड फ्रीक्वेंट इंक्रीज इन MSP दे कैन फीड इन्फ्लेशन टू। अगर क्या होगा एकदम सडनली हम तेज़ी से और फ्रीक्वेंटली अगर इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे MSP को, तो इससे हो सकता है कि इन्फ्लेशन हो जाए। ठीक है, मुद्रास्फीति जो बोलते हैं ना वो हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ भी पॉइंट में रखना है हमको ध्यान। इट इज़ बिलीव दैट it was MSP increase on paddy and wheat that fueled high food inflation in the year 2013। तो ये एक मतलब 2013 में ऐसा हुआ था कि मतलब जो MSP था वो जो कि पैडी और वीट का इतना इंक्रीज़ कर दिया गया था जिससे कि क्या हो गया था, हाई फूड इन्फ्लेशन जो है 2013 में हो गया था। नाउ द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है एट MSP इज़ बेनिफिटिंग द लार्ज ट्रेडर्स देन द फार्मर्स। जो गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है किस पर, MSP पर, ये जो लार्ज ट्रेडर्स रहते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स को। क्योंकि क्या होता है, ये जो लार्ज ट्रेडर्स रहते हैं ये फार्मर्स से ग्रेन MSP के लगभग रेट पे ख़रीद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मे बी फार्मर को जल्दबाजी रहती होगी या जो भी उनको रहता है वो उनको बेच देते हैं और ये ट्रेडर्स फिर सरकार को बेच रहे हैं। तो ये इनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो जिनको होना चाहिए फार्मर्स को, उनके कंपेरिजनली। स्मॉल फार्मर्स जो हैं दे टिपिकली डू नॉट हैव इनफ मार्केटेबल सरप्लस। उनका मार्केटेबल सरप्लस इतना नहीं होता कि वो इसका सही रूप में फ़ायदा ले पाएँ। एंड देयर क्रॉप is usually sold to traders at a low post harvest prices in the village itself और nearest मंडी। जो मैंने आपको बताया कि जो लो फार्मर्स रहते हैं उनका इतना मार्केटेबल सरप्लस नहीं होने के कारण उन बहुत छोटे एरिया में उन्होंने खेती की, तो फिर वो क्या करते हैं, आसपास जो भी दुकान रहता है यानी मंडी जो रहता है या जो ट्रेडर्स रहते हैं उनको बेच देते हो। फिर उस रेट पे तो नहीं जाएगा जो प्री निर्धारित MSP है। अब जो ट्रेडर्स निर्धारित रेट पे बेचता है उस पर वो मतलब बेच देते हैं और वो मनी ले लेते हैं। फिर वो ट्रेडर्स जो है वो उसको हाई रेट पे बेचता है गवर्नमेंट को। तो ये फ़ायदा जो है बिचौलियों को ज़्यादा हो रहा है, फार्मर्स को कम हो रहा है। According to the recent research, farmer may typically get at as little as 25% of the price that consumer finally pay। यानी मतलब आप सोच सकते हैं कि 100% में 25% ओनली फार्मर्स को मिल रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है। ठीक है, the input cost have been rising faster than sell prices, that is squeezing the merged income of the small farmers and driving them into a debt।
जो भी आपको पता है, ठीक है, फ्रूट का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ तो हमारे क्रॉप का तो हमको प्राइस निर्धारित कर दिया जो भी गवर्नमेंट ने, बट जो इनपुट है उनके भी तो प्राइसेस बढ़ा दिए। लाइक इनपुट क्या है आपका, वाटर है, बिजली है, आपका इन केस ऑफ द फार्मिंग सीड, ये फर्टिलाइज़र, इनके अगर कॉस्ट बढ़ते जाएंगे तो इससे भी तो क्या होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इनपुट कॉस्ट हैव बीन राइजिंग फास्टर देन द सेल प्राइस, यानी जो बेचा उससे ज़्यादा तो हमने इनपुट लगाया है, तो हमको फ़ायदा क्या हुआ अगर हमने निर्धारित एमएसपी पे भी बेच दिया है बट हमने खर्च उससे ज़्यादा किया था। एमएसपी में जो भी क्रॉप बेचा ने जो भी एमएसपी पे मतलब बेचा, बट हमने उससे ज़्यादा तो अपने इनपुट पे लगाया, तो हमको तो कुछ फ़ायदा मतलब ऐसा हुआ नहीं ना। इससे क्या होगा, जो भी आपके स्मॉल फार्मर्स हैं वो किस में चले जाएंगे, मतलब जो उधार लेते हैं ना तो वो उधारी में ही डूब जाएंगे बेचारे, तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ से। ये यहाँ पर है पॉइंट। नाउ एमएसपी इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द व्हीट एंड राइस विच इज़ प्रोड्यूस बाय लार्ज फार्मर। आपको जैसा कि मैंने यही पॉइंट बोला कि लार्ज फार्मर उनके पास बहुत अधिक लैंड रहता है, वो राइस और व्हीट मोस्टली लगाते हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है मोस्टली लार्जर फार्मर्स को। और जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं उनके पास कम एरिया में लैंड रहता है, तो वो छोटे जैसे चीज़ें जो कि जल्दी जल्दी जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ रहती है जैसे वो 2-3 दिन में ग्रो हो जाए और वो मार्केट कर पाए, लाइक वेजिटेबल है और इन द 1 to 1 में जो भी क्रॉप होता है लाइक पल्सेस और जो भी मिलेट्स हैं जैसे कि आपके ऐसे कोदो, कुटकी, राई, ठीक है, ये सब जो ग्रेन जो कोरस मोटे दाने वाले जो रहते हैं ग्रेन, ये सब को वो यूज़ करते हैं, तो उनको तो इससे कुछ मिला ही नहीं क्योंकि इसकी एमएसपी निर्धारित ही नहीं रहती, तो ये मोस्टली राइस और व्हीट की निर्धारित रहती है, ठीक है, तो ये तो डिसएडवांटेजेस हुआ ना स्मॉल फार्मर्स के लिए। सो द पेमेंट्स दे आर डिलेड व्हेन द फार्मर्स आर इन इमीडिएट नीड ऑफ कैश, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम पे कभी पैसे नहीं मिलेंगे जब उनको ज़रूरत होती है कैश की। कैश की ज़रूरत उनको कब होती है, सोइंग सीजन से पहले उनको पैसे मिल जाएंगे तो वो सोइंग कर पाएंगे, इनपुट्स ले पाएंगे, है ना, तो ये पॉइंट है यहाँ पर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, 1 मिनट। नाउ इसके बाद इन सम स्टेट द अवेयरनेस अबाउट द टाइम ऑफ देयर अनाउंसमेंट इज़ वेरी लो। ये कुछ स्टेट्स का है कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है वो बहुत ही कम होता है। एंड द रीज़न फॉर द नॉट सेलिंग एट एमएसपी वॉज दैट द परचेज जो भी सेंटर्स रहते हैं दे वर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस विच रिक्वायरिंग हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फार्मर्स उतनी दूर नहीं जा सकते जहाँ पर ये सेंटर बना रहता है, जहाँ पर मतलब एमएसपी वाला प्राइस मिलता है, तो फार्मर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को देखते हुए अगर उनको लगता है बहुत महंगा है तो वो आसपास की मंडी में बेच देते हैं। इसलिए बोला गया है कि फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट ना मिल के जो भी बीच वाले ट्रेडर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो फार्मर्स उतना लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर्स नहीं जाते हैं वो, तो इसलिए सेंटर को हमको आसपास गांव के आसपास रहे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है फार्मर को कम होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है ना। कुछ रिकमेंडेशंस हैं बाय द नीति आयोग, तो वो देख लेते हैं हम क्या है। So the awareness to the farmer and timely dissemination of information till the lowest level so that it would increase the bargaining power of the farmer। अगर फार्मर को क्या होगा, अवेयरनेस यानी इससे रिलेटेड जो भी जागरूकता हम दे सकते हैं वो दें, एंड टाइमली उनको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है जानकारियाँ वो डिसेमिनेशन उनको करते रहें। तो छोटे छोटे लेवल पे करना है हमको, बहुत लोवेस्ट लेवल पे। इससे क्या होगा, जो भी फार्मर का जो बार्गेनिंग पावर है, यानी डायरेक्ट वो बेच देते हैं इस रेट पे ट्रेडर्स को, वो बार्गेनिंग करना सीखेंगे और उनकी ये पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस। नाउ सबसे पहली चीज़ पेमेंट टाइमली होना चाहिए जिससे कि वो सोइंग टाइम पे इनपुट बाय कर सकें। एमएसपी जो है जब अनाउंस होता है तो दे शुड अनाउंस well in advance of the sowing season so as to enable the farmer to plan their cropping। जो मैंने आपको बोला, अगर मतलब सोइंग सीज़न के एडवांस में अगर अनाउंस कर दिया जाए तो बेस्ट होगा कि वो अच्छे से अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम चूज़ कर पाएंगे। ये चीज़ improved facilities at procurement centers such as the drying yard, weighing bridges, toilets etc। ये वहाँ पर सेंटर जहाँ पर भी बेचा जाता है यानी जहाँ पर भी ख़रीदा जाएगा वो उसकी बात है।
मोर गोडाउन दे शुड बी सेटअप एंड मेंटेन प्रॉपरली फॉर द बेटर स्टोरेज एंड रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज। आपको पता है, आपने खुद देखा होगा, जहाँ पर मंडी खरीदते हैं वहाँ पर बहुत अधिक वेस्टेज, इतना अच्छा सेटअप नहीं रहता। अगर बारिश हुई तो हो सकता है कि फूड ग्रेन ख़राब हो जाए, उनमें फंगस लग जाए। तो प्रॉपर स्टोरेज स्ट्रक्चर होने चाहिए जिससे कि वेस्टेज और फूड का जो भी रिडक्शन मतलब वेस्टेज है और जो भी स्टोरेज है वो बेटर हो पाए। और इसके अलावा जो भी ऐसे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होते हैं वो विलेज के आसपास होने चाहिए जिससे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उससे बचा जा सके। ठीक है, मैं ये पहले ही बोल चुकी हूँ। द MSP स्कीम रिक्वायर अ कंप्लीट ओवरहॉल इन दोज स्टेट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ स्कीम इज़ नील। ऐसे स्टेट जहाँ पर इसका प्रभाव ज़ीरो है, यानी फार्मर्स जो हैं वो ट्रेडर्स को ही बेच रहे हैं, इस पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, वहाँ पर ये ज़रूरत है कि इसका एक ओवरहॉल यानी कंप्लीट इसका एक ओवरहॉल बनाया जाए ऐसे स्टेट में, जिससे कि ये स्कीम जो है उसके लिए अवेयरनेस मतलब अवेयर किया जाए या जागरूक किया जाए फार्मर को। ना कुछ वे फॉरवर्ड से जो हम देख लेते हैं। सो रिवीजन ऑफ MSP एंड इट्स प्रोविजन दे आर रिक्वायर्ड। डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड अदर क्रॉप लाइक पल्सेस मस्ट बी डन। मैंने पहले ही बोला कि मतलब ये करना पड़ेगा, एक बार फिर से देखना पड़ेगा इस चीज़ को, और कुछ प्रोविज़न्स को हमको जो ज़रूरत है उसको मतलब जो भी ज़रूरत है उसको प्रोविज़न में लाना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन बहुत करना ज़रूरी है, राइस से हटकर थोड़ा पल्सेस की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म दैट इंक्लूड द पर्सनल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक मैकेनिज्म। और आपको प्री एंड पोस्ट प्लानिंग फॉर द प्रोक्योरमेंट एट एवरी लोकेशन सो दैट ऑल are aware of the activities planned and there are no delay or gap in this system जो अभी तक हुआ। The monitoring at every phase for the efficiency of the process and accountability of the people involved in the implementation। ओके, सॉरी फॉर दिस। सो ये यहाँ पर बेसिकली पॉइंट्स था जो कि मैंने आपको बताया। 1 मिनट, आई थिंक कुछ एक छूट रहा है। ओके, last one is the ambitious project like ENAM doubling farmer income by 2022 और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये सारे जो भी प्रोजेक्ट हैं इन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये है कि हमको फिर से एक बार रिवीजन करना है MSP का, जिससे क्या होगा कि जो ऐसे क्रॉप जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लाइक जो पल्सेस क्रॉप है उन पर ध्यान दिया जाए, और सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी पर्सनल लेवल पे सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सही करना है, साथ ही साथ साइंटिफिक मैकेनिज्म साइंटिफिक तरीक़ों का यूज़ करना है। और प्री एंड पोस्ट जो प्लानिंग है, जो भी प्रोक्योरमेंट जहाँ पर ख़रीदा जाता है ग्रेन, वहाँ पर ये मतलब पहले से ही वो प्लानिंग कर ले। प्री एंड पोस्ट प्लानिंग जो है पहले से रहना चाहिए, और इस जो भी इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको फार्मर्स को बताना चाहिए जिससे कि वो अवेयर हो पाएँ। ठीक है, और कोई भी तरह का डिले या गैप नहीं करना चाहिए, टाइमली चीज़ें होनी चाहिए। और हर फेज़ पे, यानी जब ख़रीदा जा रहा है या बताया जा रहा है, MSP निर्धारित की जा रही है, मतलब निर्धारित करने से लेकर ख़रीदने कैश पेमेंट तक के स्टेज तक जो है मॉनिटरिंग प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, तो सही रूप से सुचारू रूप से काम हो पाएगा, और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर वर्क करना चाहिए। तो ये था आपका जो भी MSP से रिलेटेड इश्यूज़, और वो क्यों ज़रूरी है, बेनिफिट क्या है, नीति आयोग क्या रिकमेंड करता है, और कुछ वे फॉरवर्ड्स थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।